आबकारी विभाग में। मैं यहाँ पर अकेला शराब व्यवसायी नहीं हूँ। यहाँ पर 2 दुकानें जो हैं वो नेगी जी की हैं। यहाँ पर जो एक दुकान जो है वो रावत जी की है। यहाँ पर एक दुकान जो है वो बिष्ट जी की है। यहाँ पर एक दुकान जो है वो कपूरवान जी की भी है। यहाँ पर जो बार हैं वो भाजपा के बड़े नेताओं के बार हैं। यहाँ पर और अन्य नेताओं के भी बार हैं। तो मैं अकेला व्यवसायी कैसे हो गया? और कोई माइका लाल, जितने भी जो मैंने कहा ना, जो मूर्ख हैं, जो इस बात को आज कह रहे हैं, अगर वो कोई भी माइका लाल अगर एक बार ये साबित करके दिखा दे कि दीपक जाटव के ऊपर किसी तरीके का कोई आबकारी का कोई आरोप या दीपक जाटव के ऊपर कोई शराब इसका कोई बकाया, किसी तरीके का सरकार को कोई बकाया, मैं पिछले 50 में मैं सबसे कम उम्र का प्रत्याशी हूँ। ये चारधाम यात्रा का मुख्य केंद्र है। यहीं से मुख्यमंत्री हर बार आकर चारधाम यात्रा की शुरुआत कर अधिकारियों के निकम्मेपन किया जाती है। दोस्तों नमस्कार, अभी हम ऋषिकेश की सबसे हॉट सीट पे हैं। हॉट सीट में इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे प्रदेश की जो निगाहें हैं वो ऋषिकेश पे टिकी है। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ तो उत्तराखंड में 13 जिलों की अगर मैं बात करूँ तो 13 जिलों में से जो सबसे हॉट सीट है वो ऋषिकेश की मानी जा रही है। तो इसी कड़ी में हमारे साथ जो कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी हैं ऋषिकेश के दीपक जाटव जी, सीधा उन्हीं से बात करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर। इस बार आपने मेयर प्रत्याशी के लिए आपके कांग्रेस ने भरोसा जताया है, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, जितने भी तमाम हमारे यहाँ पर स्थानीय निकाय के जो चुनाव हो रहे हैं, मैं इस पूरी सारी तमाम जितनी भी पार्टियाँ इसमें चुनाव लड़ रही हैं, इसमें मैं सबसे कम उम्र का प्रत्याशी हूँ। ये चारधाम यात्रा का मुख्य केंद्र है। यहीं से मुख्यमंत्री हर बार आकर चारधाम यात्रा की शुरुआत करते हैं। और आज मैं लंबा चौड़ा एक कार्यकाल रहा है। पिछले मैं 6 साल NSA का अध्यक्ष यहाँ रहा हूँ। मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष 3 साल रहा हूँ। मैं प्रदेश सचिव रहा हूँ कांग्रेस कमेटी में इस पलारी जी के साथ। मैं सोशल मीडिया विभाग में पूरे गढ़वाल मंडल का प्रभारी रहा हूँ। मेरी माता यहाँ से सभासद रही हैं। मेरे पिता पिछड़ा वर्ग आयोग में सदस्य थे। तो एक लंबा चौड़ा एक ऐसा हमारा यहाँ पे पारिवारिक राजनीतिक रूप की यात्रा है, जिसके चलते पार्टी ने मुझे इस लायक समझा, मुझे इस योग्य समझा, और सभी स्थानीय हमारे नेताओं ने इस बात पर भरोसा जताया कि ये एक बेहतर कैंडिडेट यहाँ पर हो सकता है। तो आज इसीलिए मैं आपके सामने प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर हूँ। और सारे हमारे क्षेत्रों से, ग्रामीण से, शहर से, सब जगह से सब लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। सब लोगों से बहुत ही अच्छा उनसे प्यार और साथ उनका मिल रहा है। तो निश्चित रूप से हम लोग विजयी होकर आएंगे और अब की बार यहाँ पर इतिहास रचने हम लोग जा रहे हैं। अगर आप मेयर चुनाव जीतते हैं तो किस प्रकार की आपकी प्राथमिकता रहेगी? देखिए, ये हम लोग आज जिस जगह पर खड़े होकर हम लोग बात कर रहे हैं और पूरा सारी ट्रांसपोर्ट व्यवसायी यहाँ पर हैं, और कम से कम 15,000 से ज़्यादा परिवार हमारे ऋषिकेश के में हैं, जो लोग ट्रांसपोर्ट से परोक्ष और अपरोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। चाहे टूर एंड ट्रैवल्स है, चाहे गाड़ी मालिक हैं, मोटर मालिक हैं, विभिन्न एजेंसियाँ यहाँ पर इस तरीके की गाड़ियों की हैं। सरकार ने यहाँ पर किया गया है, यहाँ ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने एक इतना बुरा इस पूरे बिजनेस को ख़त्म करने का जो एक बहुत ही घटिया प्रयास यहाँ पे किया है। उन्होंने चारधाम यात्रा के लिए जो बाहर से आने वाली गाड़ियां हैं, उनको 3-3 महीने का ग्रीन कार्ड उनके द्वारा बनाकर दिया जाता है। उससे हो क्या रहा है कि हमारा जो लोकल मोटर मालिक है, जो हमारा लोकल यहाँ पर व्यवसायी है, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है, क्योंकि बाहर से आने वाली जो DL नंबर, HR नंबर जो गाड़ियाँ हैं, वो 3-3 चक्कर मारती हैं, 4-4 चक्कर मारती हैं, और जो कम पैसों में वो लोग चले जाते हैं। और जो हमारा लोकल व्यवसायी जो है, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है, क्योंकि उसके पास वो अपनी किस्तें तक नहीं निकाल पा रहा। वो बेचारा यूनियन में सारा दिन खाली बैठकर वापस आ जाता है। तो आज जब मैं यहाँ पर वोट मांगने के लिए इन सब लोगों के बीच में जा रहा हूँ, तो ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं जीतने के बाद भी इन लोगों की आवाज़ को उठाऊँ और इनकी समस्याओं को दूर करूँ। उसके लिए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से मुझे जो भी लड़ाई लड़नी होगी, उसके लिए मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। चाहे वो नगर निगम के बैरियर लगाना हो, चाहे वो हमें ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के लिए से बात करके अगर वो नहीं मानते हैं तो चक्का जाम करना होगा। चारधाम यात्रा को होने नहीं दिया, शुरुआत नहीं होने दी जाएगी। लेकिन हम जो बात मनवाई जाएगी वो लोकल आदमी के हिसाब से होगी, ना कि बाहर अन्य प्रदेश को लोगों के हिसाब से। तो ये मेरी सबसे पहली प्राथमिकताओं में है। हम लोग ऋषिकेश योग की अंतर्राष्ट्रीय राजधानी है, लेकिन पर्यटन विभाग ने ऋषिकेश के साथ छल किया है, कपट किया है। आज तक एक भी योग का आयोजन यहाँ पे ऋषिकेश में नहीं आयोजित होने दिया गया। वो ये सामने मुनिकीरेती क्षेत्र में आयोजित होता है, जबकि योग के इंटरनेशनल कैपिटल ऑफ योगा जो है वो ऋषिकेश है। आप गूगल में जाइए, इंसाइक्लोपीडिया में आप लोग सर्च कीजिए, और सब कुछ हमारे पास है। हमारे पास माँ गंगा भी है, हमारे पास बड़े बड़े घाट भी हैं, हमारे पास मठ मंदिर शिवालय भी हैं, सारी सुविधाएं हमारे पास हैं। लेकिन ये पर्यटन विभाग के द्वारा हमारे साथ छल और कपट किया गया है, और जो ऋषिकेश के हिस्से का यश था वो मुनिकीरेती क्षेत्र में और वहाँ पर आयोजित होता है, जिसके कारण हम लोग अपने आज तक भी ऋषिकेश उस रूप में अपनी छवि नहीं बना पाया एक योग नगरी के तौर पर, जो होनी चाहिए थी। तो ये मेरी प्राथमिकताओं में है। अगर मैं ऋषिकेश नगर निगम की बात करूँ तो नगर निगम में सबसे बड़ी जो समस्या है वो पार्किंग की और यातायात की। तो क्या इसके लिए भी आप कोई विशेष अभियान चलाएंगे?
देखिए यहाँ पे होता क्या है, मैंने कहा ना कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इस तरीके की निकम्मेपन वाली योजनाएं और निकम्मेपन वाले काम यहाँ पर करते रहे हैं कि जब चारधाम यात्रा शुरू होनी हो तो इस पूरी चंद्रभागा नदी में यहाँ पर पार्किंग बनाई जाती है। जब आपका कावड़ मेला शुरू होना हो तो उस समय नटराज होटल के पीछे पार्किंग बनाई जाती है। जब कुंभ मेला होना हो तो उस समय भरत विहार में पार्किंग बनाई जाती है। जिस समय बड़े स्नान पर्व आते हैं उस समय जगह जगह स्कूलों की पार्किंगों को उसमें रिजर्व किया जाता है। लेकिन जैसे ही वो पर्व निमटते हैं, जैसे ही वो कार्यक्रम निमटते हैं, उसके बाद सारी उन तमाम व्यवस्थाओं को ख़त्म कर दिया जाता है। यहाँ पर पर्यटन विभाग के द्वारा 100 कमरों से भी ज़्यादा बड़ा यहाँ पर एक बड़ा कार्यालय बनाया गया है, बड़ा केंद्र यहाँ पर बनाया गया है। तो मेरी ये प्राथमिकता रहेगी कि यहाँ पर जो नोडल ऑफिसर की नियुक्ति परमानेंट यहाँ पर एक हो, जो कि इन सारी व्यवस्थाओं को देखे और जो व्यवस्था प्रशासन के द्वारा निर्धारित करी जाती हैं बड़े तिथियों में, बड़े स्नान पर्वों में, बड़े आयोजनों के समय पे, वो परमानेंट यहाँ पर रहे, जिसकी वजह से जो ऋषिकेश आने वाला यात्री है उसको पार्किंग ना होने के कारण दाएं बाएं ना भागना पड़े या उसको यहाँ ऋषिकेश छोड़कर ना जाना पड़े। वो ऋषिकेश में यात्री रुके तो यहाँ का रोजगार, कारोबार, व्यापार बढ़े, यहाँ पर खुशहाली हो। ये मेरी प्राथमिकताओं में। वैसे कूड़े की भी यहाँ पे बड़ी समस्या है, तो कूड़े के निस्तार के लिए कुछ विशेष अभियान है? देखिए फिर बात वो होता क्या है कि जिस समय चारधाम यात्रा शुरू होने वाली हो, ये लोग अस्थायी रूप से संविदा पे कर्मचारियों को रखते हैं, परमानेंट नहीं रखते। जैसे ही काम अपना निमट जाएगा उसके बाद उनको हटा दिया जाता है, उनकी छटनी कर दी जाती है। हमारे ऋषिकेश में वीकेंड्स पे सैटरडे संडे कम से कम 1 लाख आदमी ऐसा होता है जो बाहर से आने वाला यात्री यहाँ पर होता है और वो काफ़ी मात्रा में यहाँ पे कूड़ा कबाड़ अपना यहाँ पर छोड़ के जाते हैं। लेकिन उसके बराबर यहाँ पर जितने सफाई कर्मचारी होने चाहिए वो नगर निगम के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं करी जाती, परमानेंट नहीं होती, अस्थायी रूप से रखते हैं, उसके बाद उनको हटा देते हैं। लेकिन ये जो कूड़े की समस्या है ये तो स्थायी रूप से है ना, यहाँ पर परमानेंट बनी हुई है, इतने वर्षों से बनी हुई है और यहाँ पर इतना बड़ा कूड़े का पहाड़ आज स्थापित हो गया है कि वो बहुत बड़ी मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी जो मीडिया है, इंटरनेशनल जो मीडिया, उस पर तक भी वो एक बदनुमा दाग की तरह नजर आने लगा है, उस पर चर्चाएं होने लगी हैं। तो यहाँ पर सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाएगी, यहाँ पर गाड़ियों की संख्या बढ़ाई जाएगी, यहाँ पर डंपरों की संख्या बढ़ाई जाएगी, यहाँ पर उस प्लांट की क्षमता बढ़ाई जाएगी जो प्लांट यहाँ पर कूड़ा रिसाइकलिंग के लिए लगाया जा रहा है। तो तभी इस कूड़े से हम निजात पा पाएंगे और तभी इससे मुक्ति मिलेगी। ये मेरी प्राथमिकताओं में रहेगा। क्या महिलाएं जो युवा वर्ग है, क्या उनके लिए भी आपको रोजगार के लिए नहीं पैसे लाएंगे? देखिए मैंने अपनी प्राथमिकताओं में इस बात को रखा है कि जिस तरीके से टिहरी झील में हमारे यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स का एक जोन बना दिया गया है और मुनि की रेती में ऑलरेडी क्योंकि इसका आपका राफ्टिंग के लिए, कैंपिंग के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। लेकिन होता क्या है कि वो लोग अपना केवल वहीं पर एंजॉय करके और उसको ख़त्म कर देते हैं। हमारे यहाँ पर जैसे टिहरी में वाटर स्पोर्ट्स का जोन बना है, झील बनी है, उसी तरीके से बैराज में ऑलरेडी एक झील है। यहाँ पर हमें करना क्या है, सिर्फ UJVNL से हमें परमिशन लेनी है, हमें पर्यटन विभाग से परमिशन लेनी है और जो हमारा नगर निगम जो है वो इसमें एक नोडल एजेंसी के रूप में रहेगा और उसके माध्यम से स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार के साधन मिल सके, उनको जेट स्पीड बोट, वाटर स्कूटर्स के लिए लाइसेंस जारी हो सके। ये मेरे यहाँ पर स्थानीय युवाओं के लिए मेरी प्राथमिकताओं में है और मैं इस काम को करवा कर रहूँगा। सर लगातार आप जनता के बीच जा रहे हैं, किस प्रकार का रिस्पॉन्स, किस प्रकार का आपका समर्थन मिल रहा है? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा इस तरीके का यहाँ पर सारे तमाम लोग जो हैं, क्योंकि मैंने जो बात कही है, मैं हमेशा से लोगों की जो उनकी जो मूल ज़रूरतें हैं मैं उसके बारे में उनसे बात कर रहा हूँ, मैं उनकी जो दिक्कतें हैं उसके बारे में उनसे बात कर रहा हूँ, मैं जो उनके लिए जो काम होने चाहिए उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। मैं कोई भी ऐसे राजनीतिक जो जुमलेबाजी या राजनीतिक जो हवाबाजी है मैं उस तरीके की बात नहीं कर रहा हूँ। तो लोगों का पूरा समर्थन, बहुत अच्छे से उनका सारा प्यार और समर्थन मुझे मिल रहा है। तो निश्चित रूप से हम लोग विजयी होकर आएंगे और आने वाली 25 तारीख को यहाँ पर एक छोटी सरकार बनाएंगे। सर 23 तारीख को मतदान है, जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए मैं जनता से, ऋषिकेश की इस महान जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि जो पिछली बार यहाँ पर ट्रिपल इंजन के नाम पर जो सरकार यहाँ पर बनी थी, जो यहाँ पर मेयर यहाँ पर चुनी गई थी, तो उन्होंने इस शहर को छलने का काम किया है और केवल सिर्फ झूठ बोलने का काम किया है। अब की बार बहुत ही बुद्धिमानी से, बहुत ही सोच समझकर आप लोग वोट करें और कौन इस शहर के बारे में आपकी एक विज़न के साथ आपके बीच में है, कौन आपके साथ किसने अपनी प्राथमिकताओं में शहर के विकास को रखा है। किसी भी क्षेत्रवाद, जातिवाद में आपको नहीं जाना है और जो व्यक्ति ऋषिकेशवाद की बात करे, जो विकासवाद की बात करे, जो रोजगारवाद की बात करे, जो युवाओं के लिए बात करे, जो माताओं बहनों के लिए बात करे, उसको आप लोगों ने वोट देना है। और ये आकलन आप लोगों ने स्वयं करना है। ये आकलन आप लोगों ने, जो हमारे मीडिया बंधु हैं, इनके साथ जो कही हुई बातें हैं, इनके द्वारा जो किया जा रहा है जो काम है, इसको देखते हुए आप लोग आकलन करें और उसके बाद अपना मतदान का मन बनाएं।
तो निश्चित रूप से आप लोगों को निर्णय लेने में आसानी होगी और एक अच्छी सरकार यहाँ पर छोटी सरकार चुनी जाएगी जो आने वाले 5 सालों में आप लोगों के शहर में, आप लोगों की गलियों में, आपके वार्ड में विकास का काम करेगी। और मैं यहाँ पर ये बातें आपके साथ एक नेता के तौर पे नहीं, एक सेवक के रूप में कह रहा हूँ और एक बेटे के रूप में कह रहा हूँ और आप लोग के हमेशा क्षेत्र में एक सेवक के रूप में ही मैं काम करता रहूँगा। मेरा सर आपसे लास्ट वाली है कि यहाँ पर जो राजनीति चल रही है, जो पहाड़वाद, मैदानवाद और बिहारवाद की जो राजनीति चल रही है, किस तरह से आप इसे देखते हैं? देखिए, ये जो चुनाव है ना, ये चुनाव कभी भी क्षेत्रवाद पर, जातिवाद पर, इन बातों पर होना ही नहीं चाहिए। ये जो चुनाव है ये भाजपा या कांग्रेस का चुनाव नहीं है। ये जो चुनाव है ये मोदी जी का या राहुल गांधी जी का चुनाव नहीं है। ये जो चुनाव है ये सड़कों का चुनाव है, ये नालियों का चुनाव है, ये स्ट्रीट लाइट्स का चुनाव है, ये सफाई व्यवस्था का चुनाव है, ये यहाँ पर सिविल लाइन की व्यवस्थाओं का चुनाव है। तो उन चीज़ों पे बात होनी चाहिए। ये तो बेफजूल की बातें हैं क्योंकि इस ऋषिकेश का ये स्वभाव नहीं है, इस ऋषिकेश की प्रकृति नहीं है। ऋषिकेश को हमने हमेशा से एक मिनी इंडिया के रूप में देखा है। यहाँ पे हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय का व्यक्ति यहाँ पर रहता है। यहाँ पर कभी, ये देखिए, एक ऐसा ये महान शहर है हमारा कि यहाँ पर कभी भी किसी धर्म के नाम पर, कभी किसी जाति वर्ग के नाम पर, कभी किसी क्षेत्र के नाम पर कभी कोई दंगा, कोई फसाद, कोई विवाद नहीं हुआ। ये एक ऐसा मिनी भारत हमारा है। लेकिन कुछ लोग बाहर से आकर यहाँ पर इस चुनावी मैदान में आज की डेट में इस शहर के माहौल को ख़राब करने का काम कर रहे हैं, इसकी फिज़ा को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये काम ये नहीं होना चाहिए। ये चुनाव स्थानीय मुद्दों का चुनाव है और उसी पर इसको फोकस रखना चाहिए। सर, अगर मैं त्रिवेणी घाट की बात करूँ तो यहाँ पे कई न्यूज़ चैनलों में ये भी चलाया जा रहा है कि कॉरिडोर योजना के तहत कहीं दुकानें तोड़ी जाएंगी, तो किस तरह से आप इसे देखते हैं सर? देखिए, गंगा कॉरिडोर योजना के आपने सुना होगा, देखा होगा कि जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे तो उन्होंने इस योजना के बारे में जिक्र किया। उन्होंने उनसे अतिरिक्त फंड के बारे में मांग की है। उन्होंने हरिद्वार और ऋषिकेश कॉरिडोर योजना के बारे में उनसे चर्चा की है और उसका तत्काल प्रभाव से काम शुरू हो सके उसके बारे में उन्होंने चर्चा की है। मैं इस योजना का सबसे बड़ा विरोधी हूँ। मैं कहता हूं कि अगर मुझे इस ऋषिकेश की जनता यहां पर मौका देती है तो जब तक उनको संतुष्ट करके, जब तक उनसे बात करके, जब तक उनकी जो चिंताएं हैं, जो उनकी शंकाएं हैं, उनका निवारण किए बगैर अगर ये सरकार यहाँ पर इस गंगा कॉरिडोर योजना को लागू करने का काम करेगी तो सबसे पहले यहाँ पर गोली खाने वाला, सबसे पहले विरोध करने वाला वो दीपक जाटव होगा। क्योंकि मेरी जवाबदेही सरकार के प्रति नहीं है, मेरी जवाबदेही इस ऋषिकेश की जनता के प्रति है, जो लोग मुझे वोट देकर और मुझे चुनकर वहाँ तक पहुँचाएंगे। तो इस योजना को तब तक लागू नहीं होने दूंगा जब तक कि हमारे ऋषिकेश के जितने भी तमाम व्यापारी हैं, चाहे वो ठेली, रेहड़ी, फड़ वाले हों, चाहे वो हमारे छोटे दुकानदार, बड़े दुकानदार हों, चाहे हमारे ऋषिकेश की जितनी व्यापार सभाएं हैं वो लोग हों, जब तक कि उनकी शंकाओं का निवारण नहीं होता, जब तक ये लोग उनको अपना जो प्लान है वो डिस्प्ले नहीं करते, उनसे आपत्तियां मांगकर उनका जब तक ये निवारण नहीं करते, तब तक इस प्लान को लागू नहीं होने दूंगा और एक कील भी उखड़ने नहीं यहाँ से नहीं दूंगा बाजारों से। सर, आप पे कहीं प्रत्याशी ने आरोप भी लगा, हालांकि मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने आप पे आरोप लगाए हैं कि आप एक शराब माफिया भी हैं और शराब माफिया हैं आप, तो क्या किस तरह से आप इसे देखते हैं? देखिए, मूर्ख हैं वो लोग, मूर्ख हैं वो लोग जो उसको माफिया शब्द कह के बोल रहे हैं। उन्होंने मुझे अगर वो बोल रहे हैं कि अगर आप शराब माफिया तो विकास कैसे कर पाएंगे अगर वो मेयर चुने जाए? मैंने वही तो कहा, मूर्ख हैं वो लोग। मैं उनको बहुत बड़ा मूर्ख कहता हूं कि जो इस बात को कह रहे हैं या जो इस बात को, क्योंकि उन्हें समझ नहीं है इस चीज़ की। देखिए, मैं क्लास 1 ठेकेदार हूं इरिगेशन विभाग में, मैं क्लास 1 ठेकेदार हूं मैं PWD विभाग में, मैं क्लास 1 ठेकेदार हूं आपका निर्माण निगम में, मैं क्लास 1 ठेकेदार हूं आबकारी विभाग में। मैं यहाँ पर अकेला शराब व्यवसायी नहीं हूँ। यहाँ पर 2 दुकानें जो हैं वो नेगी जी की हैं। यहाँ पर जो एक दुकान जो है वो रावत जी की है, यहाँ पर एक दुकान जो है वो बिष्ट जी की है, यहाँ पर एक दुकान जो है वो कपूरवान जी की भी है। यहाँ पर जो बार हैं वो भाजपा के बड़े नेताओं के बार हैं, यहाँ पर और अन्य नेताओं के भी बार हैं। तो मैं अकेला व्यवसायी कैसे हो गया? और कोई माइका लाल, जितने भी जो मैंने कहा ना, जो मूर्ख हैं जो इस बात को आज कह रहे हैं, अगर वो कोई भी माइका लाल अगर एक बार ये साबित करके दिखा दे कि दीपक जाटव के ऊपर किसी तरीके का कोई आबकारी का कोई आरोप या दीपक जाटव के ऊपर कोई शराब इसका कोई बकाया, किसी तरीके का सरकार को कोई बकाया, मैं पिछले 50 साल का कह रहा हूँ, मैं आज 46-47 साल की मेरी उम्र है, जितने भी तमाम हैं यहाँ पर सारा 50 साल का रिकॉर्ड उठा के निकाल लें, अगर एक भी आरोपी अगर मुझ पर ये साबित करके दिखा दें तो जो कहोगे मैं वो हारने को तैयार हूँ। ये इसलिए मैंने कहा ये मूर्ख हैं, इन लोगों को जानकारी नहीं है, खाली कहने से कुछ नहीं होता। मैं 1 नंबर का क्लास 1 ठेकेदार हूँ, सरकार को राजस्व देता हूँ। जितने भी प्रत्याशी आज की डेट में यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स देने वाला दीपक जाटव है। समझ रहे हैं? थैंक यू।
ये थे हमारे साथ कांग्रेस के जो मेयर प्रत्याशी हैं दीपक जाटव ऋषिकेश से। उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई हैं और उन्होंने अपने नगर निगम ऋषिकेश के लिए अपना रोड मैप भी बताया है। और कुछ जो युवा वर्ग है, जो युवा है वो रोज जो नशे के प्रति जो नशे की ओर जा रहे हैं उनके लिए भी उन्होंने अपना रोकथाम के लिए अभियान और कैंपिंग चलाएंगे। अब ये देखना होगा कि आने वाले 23 तारीख को जो मतदाता है वो किसके उसमें अपना मतदान करेंगे। और छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इन्फो उत्तराखंड। धन्यवाद।